ज़िंदगी गुजार सकें। इस हवाले से कुछ तजावीज़ भी सामने आ रही हैं कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। मास्क लाजमी करार दे दिया गया है इस वक्त पंजाब में, क्योंकि हमें अपनी सेहत पर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पहले ही जब हम अपने हेल्थ सिस्टम के हवाले पर बात करते हैं तो उस पर मज़ीद बर्डन पड़ जाता है जब भी कोई ऐसा मौसम आता है। इस हवाले से हम आगे चलकर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी आपको अपडेट करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तब्दीलियों के अमल से, जिसका मकसद क्रिकेट के निज़ाम को मजबूत बनाना है और कौमी टीम की कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। गुज़श्ता दिनों पीसीबी ने अहम ओहदों पर तबादले का फैसला किया, जहां आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी का रुकन बनाए जाने के बाद मुमकिना तौर पर हेड कोच का ओहदा सौंपा जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाने की बात भी की जा रही है। इसके अलावा नदीम खान की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी तब्दील होंगी और उन्हें डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का ओहदा दिया जाएगा। सिलेक्टर्स को बैरून मुल्क दौरों पर भेजने का फैसला भी किया गया है, जिसके तहत कौमी सिलेक्टर असद शफीक ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे जाएंगे। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कराची में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उनका इस हवाले से कहना था कि गैरी क्रिस्टन से मुआहदा हमने नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है। अब इस्तीफे की वजूहात क्या थी, यह आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर भी आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जेसन गिलेस्पी को ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया है। मोहसिन नकवी ने यह भी वाजे किया कि फ़खर जमान समेत किसी भी खिलाड़ी की सिलेक्शन में बोर्ड मुदाखलत नहीं करता और तमाम जो फैसले हैं वो सिलेक्टर्स, कोच और कप्तान की मुशावरत से ही किए जाते हैं। जिस तरह से मोहम्मद रिजवान अब वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कप्तानी की ख्वाहिश नहीं की, ताहम अल्लाह ने अगर कप्तानी दी है तो फिर इसकी खिदमत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हम टीम में कई कप्तान तैयार करें। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के बारे में उनका कहना था कि वहाँ की कंडीशंस मुश्किल हैं, लेकिन टीम ने पूरी मेहनत की है और उम्मीद ये करते हैं कि अच्छे नताइज भी आएंगे। उधर पाकिस्तान स्क्वाड के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेलने के लिए पहुंच चुके हैं। इस सीरीज़ में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शामिल हैं, जिसका आगाज़ 4 नवंबर से होने जा रहा है। इसी हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जैसे हमने देखा कि आकिब जावेद को मुमकिना तौर पर हेड कोच और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का फैसला ये किया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं, किस हद तक ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक अभी तक तो आकिब जावेद की एज चीफ सेलेक्टर जो अपॉइंटमेंट थी, और हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी जो इख्तियारात हैं या उनकी जो से थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो सिर्फ चीफ सेलेक्टर की हद तक नहीं रही, बल्कि आकिब जावेद ने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लानिंग और स्ट्रेटजी है उसमें भी काफ़ी हद तक चेंजिंग लेके आए हैं। वो उसके साथ साथ जो होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाना है, उसका फ़ायदा, होम कंडीशंस का फ़ायदा किस तरह से उठाना है, ये भी आकिब जावेद ने बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी सिखाया है। सो आई थिंक अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है आकिब जावेद का, वो तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। अब देखते हैं कि वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस बनते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर बनते हैं, तो वो किस तरह से अपनी जो प्लान्स हैं इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंसी का अमल है, वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हम बात करें, जो आला अहदेदार होते हैं, हम कोचेस की बात करें, हम कैप्टन की प्लेयर्स की बात करें, वो कंसिस्टेंसी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। यही गैरी क्रिस्टन ने जब इस्तीफा दिया फिर से वही सब कुछ हुआ, फिर जेसन गिलेस्पी को बतौर अबूरी कोच मुकर्रर कर अभी उनकी तकर्री कर दी गई है। आप क्या समझ रहे हैं इस किस्म की जो तब्दीलियों का असर है यकीनी तौर पर वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर तो होता है? देखें, हमारे तो मुल्क में ही कंसिस्टेंसी नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कैसे आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अभी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मुझे अब ऐसा फील होता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। जेसन गिलेस्पी को फिलहाल दे दिया गया है कि आप ये इख्तियारात दिए गए हैं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवल करें, लेकिन जो गैरी क्रिस्टन का मसला है वो बड़ा सीरियस था। देखें, पीसीबी जब फॉरेन कोचेस लेके आता है तो नई नवेली दुल्हन की तरह उनकी सारी बातें मानता है, सारे नखरे उठाता है और अंधाधुन टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो साइन कर देता है। बाद में जब कुछ अरसा गुजरता है तो पीसीबी को पता चलता है कि ये जो नई नवेली दुल्हन कोच की सूरत में हम लेके आए हैं, इसके तो नखरे और ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे। वो कोचेस ये चाहते हैं कि हम सब कुछ अपनी मर्जी से मनवाएं, सब कुछ अपनी मर्जी से करवाएं। देखें, गैरी क्रिस्टन का जो सबसे बड़ा मसला था, गैरी क्रिस्टन जैसे ही कोई T20 सीरीज या वनडे सीरीज या कोई टूर्नामेंट व्हाइट बॉल का खत्म होता था तो फौरन अपने मुल्क भाग जाते थे, बजाय इसके कि वो NCA में टाइम देते या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते।
अब जब एक कोच जैसे कोई व्हाइट बॉल सीरीज खत्म होती है, अपने मुल्क भाग जाता है, वो ना डोमेस्टिक में टाइम देता है ना एनसीए में टाइम देता है, तो उसकी फिर कैसे इनपुट ली जा सकती है टीम की सिलेक्शन में, जब उसको पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक के कौन से प्लेयर्स टॉप परफॉर्मर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में हो क्या रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये मौकिफ है ये काफी हद तक ठीक है और इसको मैं सपोर्ट भी करता हूँ। गैरी क्रिस्टन की भी बात अप टू सम एक्सटेंड अपनी जगह ठीक थी कि मैं व्हाइट बॉल का कोच हूँ, मेरी इनपुट के बगैर आप कैसे टीम बना सकते हैं, लेकिन जो पीसीबी का पॉइंट है आई थिंक वो ज्यादा वैलिड है और ये होना ही था, क्योंकि जिस तरह से गैरी क्रिस्टन ने पीसीबी को ब्लैकमेल किया कि भाई आप ने कैसे मेरे बगैर टीम बना ली और मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और मैं ये करूंगा। वो एक पॉइंट और भी था जिसपे थोड़ा सा इख्तलाफ था, वो ये कि गैरी क्रिस्टन कुछ प्लेयर्स को चाह रहे थे कि वो व्हाइट बॉल टीम का हिस्सा हो, जैसे फखर जमान, और मेरे भी ख्याल में फखर जमान को व्हाइट बॉल टीम का हिस्सा होना चाहिए था ओडीआई और T20 दोनों में। दूसरा जो एक गैरी क्रिस्टन बात कर रहे थे या उनका मुतालबा था वो ये कि बाबर आजम को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी व्हाइट बॉल सीरीज का हिस्सा होना चाहिए ओडीआई और T20 दोनों में, ताकि वो अपनी फॉर्म, उनका गैरी क्रिस्टन का बेसिकली ये बिलीव था कि बाबर अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलते हैं तो बाबर आजम की फॉर्म काफी हद तक वापस आने में हेल्प आउट कर सकती है जिम्बाब्वे वाली सीरीज। लेकिन आई थिंक पीसीबी ने सही किया है कि बाबर ने अपनी फॉर्म वापस लानी है या अपने आप को मनवाना है तो वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अहमद आपको किस तरह से लग रहा है, जैसे आपने खुद ही कहा कि गैरी क्रिस्टन के मामले में या किसी भी इंटरनेशनल कोच के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्दबाजी करता है, तमाम शराइत पहले मान ली जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सूरत हाल जिस तरह से अभी क्रिएट हुई है, माजी में हमने देखा बहुत बार ऐसा हो चुका है। रमीज राजा की इस पर स्टेटमेंट है कि इस तरह से अगर आप इंटरनेशनल कोचेस को ट्रीट करेंगे तो फिर नेक्स्ट जो भी आएगा वो बहुत सोच समझ के आपके पास आएगा, इतने आराम से कोई भी इंटरनेशनल कोच अब पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन नहीं करेगा जो गैरी क्रिस्टन के साथ हुआ। देखें, एक तो जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, इनका थोड़ा सा स्क्रू ढीला है, वेरी सॉरी टू से, क्योंकि ये लोग बगैर सोचे समझे कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। रमीज राजा साहब के तो माशाल्लाह से जो मैं हालात देख रहा हूँ, मुझे मोहम्मद हफीज की वो स्टेटमेंट बार बार याद आती है कि मेरे 17 साल के बच्चे की जो क्रिकेट की अवेयरनेस है वो रमीज राजा से कहीं ज्यादा है। अब एक सिंपल सी बात है, जब आपका व्हाइट बॉल का कोच पाकिस्तान में टाइम ही नहीं दे रहा, ना डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो कर रहा है, ना एनसीए में टाइम दे रहा है, किस बेस पे फिर उसकी इनपुट ली जाए पाकिस्तान के स्क्वाड के सिलेक्शन में। आपको याद होगा कि जब चैंपियंस कप हो रहा था तब भी आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि व्हाइट बॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट खासतौर पे वनडे का हो रहा है, तो गैरी क्रिस्टन जो आपके व्हाइट बॉल के कोच हैं वो किधर हैं? वो तो यहाँ पे थे ही नहीं, तो फिर किसने यहाँ पे रह के और डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करना था। गैरी क्रिस्टन ने दूसरा जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिस तरह से धमकियां दी हैं कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये कोई भी बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता। और फिर गैरी क्रिस्टन के आने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम कौन सी वर्ल्ड नंबर 1 बन गई थी। ठीक है, गैरी क्रिस्टन ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, अगर इसी गैरी क्रिस्टन की वजह से ही हमने वर्ल्ड कप जीतना था या अच्छा परफॉर्म करना था, फिर तो अगर लास्ट 6 महीने की पाकिस्तान की आप परफॉर्मेंसेस देखें व्हाइट बॉल की, वो तो बिल्कुल सिफर है। आप T20 वर्ल्ड कप में यूएस तक से तो हार गए, तो फिर गैरी क्रिस्टन ने या तो हमें रातों रात वर्ल्ड नंबर 1 बना दिया हो ना, तो ये सारे उसकी हिमायत में बातें करें। तो लेकिन एक और फैसला भी किया गया, उस पर भी मैं चाहूंगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। सिलेक्टर्स को जिस तरह से कहा जा रहा है कि गैर मुल्की दौरों पर भेजा जाएगा, आपको लगता है कि ये फिर ये जो इकदाम है वो टीम के लिए बेहतर साबित होगा? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, खासतौर पे आकिब जावेद, अपना कंट्रोल रखना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, और मुझे रिजवान वेरी सॉरी टू से एक डमी कैप्टन ही नजर आ रहा है। जब आपके सिलेक्टर ने ऑस्ट्रेलिया भी टूर करना है और जिम्बाब्वे भी टूर करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, और उसी ने अप टू सम एक्सटेंड आपकी फाइनल 11 भी डिसाइड करनी है और आपको बताना है कि इन प्लेयर्स ने खेलना है, तो फिर रिजवान साहब का तो मेरे ख्याल में टॉस का ही रोल रह गया है कि हेड आएगा या टेल्स, क्योंकि इसके अलावा मुझे रिजवान का ऐसा कोई खास रोल नजर नहीं आ रहा। क्योंकि ये तो बेतुकी सी बात है कि जी सिलेक्टर एक जाएगा, असद शफीक ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी, जिम्बाब्वे के टूर पे भी, अप टू सम एक्सटेंड वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो फाइनल 11 है उसमें एक रोल प्ले करेगा। तो अगर आपने यही सब करना है तो फिर मेरे ख्याल में चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद साहब भी जाके टॉस भी कर लें, उस पर फॉर्मेलिटी के लिए भी आपने रिजवान को क्यों रखना है?
ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के बारे में आप किस तरह से कमेंट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम के लिए कौन सी ऐसी हिकमत अमली होगी कि वहां भी हम अच्छा परफॉर्म कर सकें? ठीक है, होम ग्राउंड का हमने एज ले लिया, अपनी मर्जी की हमने पिच बना ली है, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा। जब आपको बाहर खेलने जाना है तब आपको उनकी पिचेस के हिसाब से खेलना है, फिर तैयारी भी वैसी करनी है। देखें, ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस हैं वो हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर बॉलर्स को हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स हैं इन पे बहुत डिपेंड करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कलेक्टिवली परफॉर्मेंस। ऑल दो के बैट्समैन भी कुछ रन्स बनाएंगे ही तो बॉलर के पास उसको डिफेंड करेंगे भी बोर्ड पे जिनको वो डिफेंड कर सके। देखें, एक प्लेयर हम लोग बहुत मिस करेंगे, वो फखर जमान है। आई थिंक जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक प्राइम प्लेयर फखर जमान को ट्रीट किया है वो मेरी समझ से बाहर है। फखर जमान ने बाबर आजम के हक में एक ट्वीट कर दी। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी को अगर ये लगता था कि फखर जमान हमारा प्लेयर है और उसने हमारे ही फैसले के अगेंस्ट जाके बाबर आजम के हक में ट्वीट किया है और बाबर आजम को सपोर्ट किया है कि उसको टेस्ट मैचेस से बाहर नहीं होना चाहिए, तो सिलेक्शन कमेटी ने शो कॉज तो कर दिया था फखर जमान को, उसको बुला के एक आधी वार्निंग दे देते। लेकिन आपको इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाने की क्या जरूरत थी कि आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया, उसके बाद आपने उसको ओडीआई और T20 की टीम से भी निकाल दिया और ऐसे आपने उसके साथ सलूक किया जैसे वो बेचारा कोई सौतेला है इस टीम का। दूसरी बात ये है कि देखें, फखर जमान हमारा एक प्राइम प्लेयर है और हम सब ये जानते हैं कि वो ये एबिलिटी रखता है कि अगर वो पिच पे खड़ा हो जाए तो वो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को। लेकिन दूसरी तरफ अहमद, आप नहीं ये समझते कि प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए? अगर क्रिकेट बोर्ड ने कोई फैसला लिया है, फिर तमाम लोग तनकीद करते हैं, मीडिया भी तनकीद करता है, लेकिन विद इन द टीम अगर प्लेयर्स इस तरह से तनकीद करने लग जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर ही, तो ये कितना गलत होगा? SOPs तो सबको फॉलो करने हैं। देखिए, बिल्कुल SOP सबको फॉलो करने हैं। मैं फखर की इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फखर ने जस्ट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, उसने कोई सिलेक्शन कमेटी पे या PCB पे डायरेक्टली बात नहीं की। देखें, आगे इस मुल्क में जो है ना, लोग अपने दिल की बात करते हुए या सच्ची बात करते हुए डरते हैं। जो 2-4 लोग अगर बात करते हैं तो उन पे भी आप अगर इस तरह से ट्रेड करेंगे तो फिर क्या बनेगा, मेरी समझ से बाहर है। फिर आप कहते हैं, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं फखर जमान इस वजह से फिट इन नहीं बैठ रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि उसकी फिटनेस के मसाइल हैं। ये बात हम सब जानते हैं, अगर फखर वो ट्वीट ना करता, ना फिटनेस के मसाइल होते, ना फखर ODI और T20 टीम से बाहर होता। और जो तो फिर अहमद, आपको यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या अगर हम मोहसिन नकवी साहब की बात करें तो एक एग्जांपल सेट करना चाह रहे हैं फखर के थ्रू, हमारे एक ऐसे प्लेयर के थ्रू जो कि मैच विनर है? देखें, एग्जाम्पल तो सेट करते हुए लोग तब अच्छे लगते हैं ना जब वो खुद दूसरों को तो कह रहे हैं कि वो फिट इन नहीं बैठते टीम में, क्या वो खुद भी PCB में फिट इन बैठते हैं या नहीं। दूसरी बात ये, देखें, आप एग्जाम्पल सेट करें, आपको किसी ने नहीं कहा एग्जाम्पल सेट करें आपने। और जब प्लेयर्स ट्वीट करते थे, जब ये कहते थे सोचना भी मना है वगैरह वगैरह, तब क्या एग्जाम्पल सेट किए हैं? फखर ने एक ट्वीट की है क्योंकि वो एक आसान आपके लिए वो कहते हैं ना कि मोरा था और आपने उसका गला दबोचना था, तो वो आपने दबोच लिया है। फिर सबसे ज्यादा मुझे हैरत इस बात पे है कि बाबर आजम चले खुद खुल के सामने ना आए या ट्वीट ना करे, कम से कम फखर के हक में PCB में तो बात कर सकता है ना, या किसी तरह से कोशिश करे कि इंटरव्यू करके ये मामला रफा दफा करे। भाईजान, आपके लिए उस वक्त में उस बंदे ने ट्वीट किया और आपको सपोर्ट किया फखर जमान ने, जब ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान हम समेत ये कह रहा था कि बाबर आजम को ड्रॉप करें टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि लास्ट 18 टेस्ट इनिंग्स में बाबर आजम का एक चांस भी नहीं है। बाबर आजम अब टीम पे बोझ बन रहे हैं, तब उसने आपको सपोर्ट की। और यकीनी तौर पर बाबर को भी अब मेरा ख्याल है सपोर्ट करनी चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं आप। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें एडिशन के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की जानिब से बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के मामलात में पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ की। उन्होंने कहा कि सऊदी विजन 2030 और पाकिस्तान के पॉलिसी मकासद में मुताबिकत पाई जाती है। दोनों ममालिक ने तिजारती, इक्तिसादी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। दूसरी तरफ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में चीन की तरक्की और आलमी क़यादत के सफ़र पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब चीन दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी सुपर पावर बनेगा। उन्होंने कहा कि चीन की तेज़ी से तरक्की, गुर्बत के खात्मे और शहरियों को मयार ज़िंदगी में बेहतरी ने दुनिया को मुतासर किया है। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की तारीख पर भी रोशनी डाली और कहा कि चीन एक वक्त में पाकिस्तान के मॉडल को अपनाना चाहता था। मज़ीद उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में कई कौमें चीन की पैरवी करने की कोशिश कर रही हैं और चीन ने अपने मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे सीनियर तज़कियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात से आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं, क्या पेशरफ्त उसमें मुतवक्के है? कुछ ही रोज़ पहले हमने देखा था कि सऊदी डेलीगेशन आया था $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर और अब वज़ीर आज़म गए हैं सऊदी विजिट के लिए। जी बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक अहम पेशरफ्त हो सकती है अगर इसे अमली अक़दामात में तब्दील कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात की एक पुरानी और गहरी तारीख है कि जिसके अंदर सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल माली मामलात में पाकिस्तान और उसकी रियासत के साथ बढ़ चढ़ के ताउन किया है। और अब चूंकि गुज़िश्ता 5-10 साल से चूंकि हालात बदल चुके हैं तो इसलिए अब महसूस ये किया जा रहा था कि इमदाद की बजाय तिजारत और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं उनका देर पा हल निकल सके। तो बिल्कुल सऊदी अरब इस मामले में भी, इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस के मामले में भी ताउन कर रहा है। और अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान उसको किस तरह एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने ये देखा है कि कई दफा मुआहदे हो जाते हैं, कई दफा मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऐलान किए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जब लेके जाया जाता है तो फिर पता ये चलता है कि सिस्टम में कई खराबियां हैं और कई सुस्त रवि का शिकार महकमे हैं जिनकी वजह से फिर वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो अब अगर वज़ीर आज़म शहबाज और जो फैसिलिटेशन काउंसिल है ये मिलके तमाम महकमों को डायरेक्शंस दें तो डेफिनेटली ये एक अहम कदम होगा। और ठीक है, लेकिन माई साहब इसी तनाजुर में जिस तरह से सऊदी विजन है 2030, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो इक्तिसादी ताल्लुकात हैं मजीद मजबूत करने में सऊदी विजन ये जो 2030 है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है? जी बिल्कुल। उसकी वजह ये कि सऊदी अरब ने भी जिस तरह मैंने आपको कहा कि 5 से 10 साल में जो तब्दीली आई है वो पाकिस्तान में भी आई है और सऊदी अरब में भी आई है। और सऊदी अरब में ये एहसास मौजूद है कि अब ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से निकलकर तो बाकी तमाम ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगे जिसको सामने रखते हुए देर पा मुआशी तरक्की हो सके। इसीलिए सऊदी अरब में कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, वो नए मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं और अपने आप को उस तेल पर मबनी मईशत से निकालना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल उनकी भी जरूरत है और हमारी भी जरूरत है, लेकिन चूंकि हमारा ज्यादा मसला है तो इसलिए हम उसको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं और इसीलिए हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और उनका जो विजन है जिसमें वो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा शेयर हमें लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ चीन की तेज से बढ़ती हुई जो इक्तिसादी कुव्वत है उसके आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? पॉजिटिव बेनिफिट्स हमें क्या मिल सकते हैं? इसहाक़ डार जिस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान चीन के मॉडल से मुस्तफ़ीद हो सकता है, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, या अगर हम बात करें कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मजीद कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें मजीद ताउन बढ़ाया जा सकता है? जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि ये जो चीन के मॉडल की बात की जा रही है तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए कि ये मॉडल में हम देखते हैं कि वहां पे हमें वन पार्टी सिस्टम नजर आता है जी। और पाकिस्तान में बहुत से इदारों की, बहुत से अफराद की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा निज़ाम हो कि जो जिसमें स्टेबिलिटी मौजूद हो और उसको पायदाराना तरीके से चलाया जा सके। तो बहरहाल मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है और उसके लिए हुकूमत वक्त को ही इक़दाम करने पड़ेंगे। तो चीन में भी हमने ये देखा कि उन्होंने सीपैक के जरिए अपना तिजारती मुफाद भी देखा और पाकिस्तान की मदद भी की।
और वहां से भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। लेकिन फिर वही बात, जिस तरह हम सऊदी अरब के मामले में अभी बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि सी पैक का मामला भी जो था वो पिछले 5 सालों में को उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया, या उसके अंदर जिस तरह से तेज तरीन पेशरफ्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। और एक वक्त तो ये भी आ गया कि कहा जाने लगा कि शायद सी पैक जो है वो सर्द खाने में चला गया है। लेकिन ये खुशाइंद है कि एक दफा फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है और अब इसको सी पैक फेज 2 का नाम देके इस सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह को देखा जा रहा है और मैनेज किया जा रहा है। तो अहम बात यह है कि ममालिक के साथ रवाबित तो है और उनकी जानिब से ऐसे मंसूबे भी मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद पे यहाँ पे काम किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत को जिसे हम सुर्ख फीता कल्चर कहते हैं उसे खत्म करना होगा और इस हवाले से बड़े बुनियादी इक़दाम उठाने होंगे ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट आए वो टाइमली पाकिस्तान के शोबों से अप्रूव होके तो वो मुआशी तरक्की में किरदार अदा कर सकते। लेकिन भाई साहब दूसरी तरफ आप ये देखते हैं जब भी किसी भी ब्लॉक की तरफ अगर पाकिस्तान रुख करता है तो प्रेशर एक बार फिर से हम पर अमेरिका की तरफ से आ जाता है, हम रशिया की तरफ देखते हैं, चाइना की तरफ देखते हैं। अगर हम एससीओ समिट के हवाले से बात करें, ये तमाम ममालिक जो कि 40% आबादी जिनके पास मौजूद है, अगर वहीं पर हम अपनी ट्रेड को बढ़ा लें तो शायद हमें अमेरिका की भी ज़रूरत ना रहे। इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल है ये डाइवर्जन या शिफ्ट होना? देखिए, खारजा पॉलिसी का तो बुनियादी असूल ही यही होता है कि आपके दुश्मन कम से कम हो और दोस्त ज्यादा से ज्यादा हों। और हमने ये देखा है तारीख में कि दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं कि जिनके पाकिस्तान से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उसके साथ साथ हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के ताल्लुकात में काफी कशीदगी रहती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर यह बात दुरुस्त है कि हमने रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी 80 की दहाई में, फिर अमेरिका के फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहे हम मुशर्रफ दौर में। तो लेकिन इसके बावजूद देखना यह है कि खारजा पॉलिसी को वुसअत किस तरह दी जाए और उसका बुनियादी असूल ये है कि कोई ऐसा तासुर ना मिले या ऐसा कोई झुकाव किसी एक तरफ ना हो, बल्कि जहां जहां से जो फायदा समेटा जा सकता है उस पर फोकस किया जाए। और आलमी तनाज़ात में क्योंकि हमारी मुआशी मईशत और हमारी सूरत हाल इस चीज की इजाजत नहीं देती, तो आलमी तनाज़ात में भी हमें एक बेहतर किरदार अदा करना चाहिए ताकि हमारी दुश्मनी कम से कम और दोस्ती ज्यादा से ज्यादा हो। बहुत शुक्रिया सीनियर ज़िक्र माजिद निज़ामी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अहम मुलाकातों का, अहम दौरों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और एक और अहम दौरा 4 नवंबर को होने जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी चाइना के दौरे पर जाएंगे जो कि अहम तरीन दौरा है। बहुत से MOUs वहाँ पर साइन होने की भी उम्मीद है। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो पाकिस्तान और चाइना के जो आला अहदेदारान हैं उनको बैठ कर उन तमाम मामलात को हल भी करना है और पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने के लिए तमाम तर इक़दाम भी किए जा रहे हैं, जिसके लिए इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में भी मौजूद हैं। मोहम्मद बिन सलमान से भी इस हवाले से उनकी मुलाकात हुई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ और पुलिस की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठाता है। सिर्फ 36 घंटों के दौरान 4 मुख्तलिफ वारदातों में 1 शख्स जान बहक और 9 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। तफसीली आपको इस हवाले से हम शेयर भी करते हैं इसकी तफसील, जहाँ इस्लामाबाद की वफाकी दारुल हुकूमत में हमने देखा है अमूमन सिक्योरिटी को बेहतरीन समझा जाता है। गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान बैंक डकैतियों का निशाना बना। पहली वारदात I9 के इलाके में हुई जहाँ मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से 1 शख्स ज़ख्मी हुआ। फिर सेक्टर G15 में दूसरी डकैती के दौरान 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। इन वारदातों के बाद भी डकैत बगैर किसी रोक टोक के फरार हो गए। IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी ने मुख्तलिफ डकैतियों के मकामात का दौरा किया और कहा कि वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा जदीद और ऑटोमेटिक है। उनका कहना था कि पुलिस ने CCTV फुटेज समेत शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और केस को 50% तक हल कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हर वारदात में तकरीबन एक जैसा तरीका इस्तेमाल किया गया जिससे एक ही गिरोह के मुलविस होने का खदशा भी जाहिर होता है। सेक्टर G9 में बैंक की कैश वैन बैंक के सामने की बजाय दूसरी जानिब खड़ी थी। इसी दौरान मुसल्लह मुल्जिम ने मौका पाकर गार्ड को निशाना बनाया और भारी रकम वाला थैला लेकर फरार हो गया। इन मनाजिर ने सिक्योरिटी सिस्टम और बैंक इंतजामिया की सिक्योरिटी इंतजामात की खामियों को भी वाज़ेह किया है।
इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद का कहना है कि डकैतियों की तमाम वारदातों में तकरीबन एक जैसा पैटर्न देखा गया है, जिसमें मुलजिमान ज़्यादातर मोटरसाइकिल पर फरार हुए हैं और दूसरी जानिब बैंकों की तरफ से सिक्योरिटी में संगीन कोताहियों के बायस महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD को इजाफी सिक्योरिटी के इंतजाम पर काम करने का टास्क दिया गया है। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद में उस्मान राना। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद में जिस तरह से हम अपने नाज़रीन को भी बता रहे हैं कि 36 घंटों के अंदर ये तमाम इस वक्त वारदातें हुई हैं, पुलिस के इस हवाले से क्या बताना है, इन वाक़यात की असल वजूहात क्या समझी जा रही हैं, जिस तरह से आज इस्लामाबाद भी कह रहे हैं कि पैटर्न इन तमाम वारदातों का एक जैसा ही है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सूरत हाल खुद ही बताई, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को अगर तफसील से बताया जाए तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो क्यों गमगीर हो चुकी है। इस्लामाबाद में इस वक्त ये सूरत हाल है कि आए रोज़ डकैती, चोरी, राजनी और कत्ल की वारदातें जो है वो रिपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ वारदातें जो हैं वो मीडिया से छुपा ली जाती है और कुछ वारदातें जो है उसके हवाले से मीडिया को पता लगता है और ये रिपोर्ट होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान जो है 4 बैंक डकैतियाँ हुई हैं, लेकिन इससे कबल भी बैंक के बाहर जो है वो डकैतियाँ होती रही हैं। जो शहरी पैसे लेकर बाहर निकलते थे उनसे पैसे छीन कर फरार हो जाते थे, लेकिन अब ये डकैतियाँ जो हुई हैं क्योंकि मंजर आम पर आई हैं, क्योंकि इनकी जो CCTV फुटेज है वो मीडिया तक पहुँच चुकी हैं और इस फुटेज में देखा जा सकता है कि नामालूम मुल्जिमान जो कि 125 मोटरसाइकिल पर आते हैं और हाथ में जो है जदीद असला जिसको क्लैशनकोफ AK-47 जो है उनके हाथ में होती है और लहराते हुए गार्डों को गोलियां मारते हैं और बासानी जो कैश वैन या कैश लेकर फरार हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो वारदात हुई वो 2 रोज़ कबल थाना I9 की हदूद में एक निजी बैंक में ये वारदात हुई, जिसमें कैश वैन से ही जो कैश वैन पैसे मुंतकिल करने आती है बैंक में उस पर कोशिश की गई, लेकिन एक गार्ड गाड़ी में मौजूद था, उसने गाड़ी को लॉक कर दिया, जिसकी वजह से तकरीबन 52 लाख रुपए उस कैश वैन में मौजूद थे, वो बच गए, लेकिन जो बाहर गार्ड था वो ज़ख्मी हो गया। इसके बाद दूसरी वारदात हुई जो G15 में हुई और उस वारदात में भी इस मुल्ज़मान ने कोशिश की कि कैश वैन और बैंक से चोरी की जाए, लेकिन वहाँ पर जो गार्ड थे उन्होंने फायरिंग की और वो जो वारदात थी वो भी नाकाम होगी। उसके बाद जो है कल गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें दोबारा इन्हीं मुल्ज़मान ने जो है बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात की और इस वारदात में जब कैश वैन से जो गार्ड था वो पैसे का बैग लेकर बैंक जाने लगा तो उसको गोली मार दी गई और क्लैशनकोफ से ये गोली मारी गई और जैसे ही गोली लगी तो वो ज़ख्मी होकर नीचे गिर गया और इस मुल्ज़िम ने जो है कैश बैग को उठाया और दीगर जो लोग थे उन पर भी फायरिंग की। अब मजमूई तौर पर जो 9 अफराद हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, एक जो है वो जाँबाग हो गया और जो जाँबाग का अफराद है वो इस बैंक का या इस बैंक से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो एक राहगीर है में काम करता था, वहां पर मौजूद था। कि ठीक है उस्मान, इस हवाले से मैं ये भी बताइएगा, जिस तरह से पुलिस तो इस पर काम कर ही रही है, महकमा CTD को जब इसमें एडअप किया गया है उनको स्पेसिफिकली क्या टास्क दिए गए हैं? जैसे पुलिस ये कह रही है कि 50% तक ये केस हल हो चुका है, अगर हल हो गया है तो क्या कोई गिरफ्तारियां इस वक्त अमल में आई हैं? देखें, पुलिस तो दावे करती रहती है कि केस इस तरह का हल हो गया है, लेकिन आपको ये सूरत हाल बताऊँ, जो CTD की बात की जा रही है तो CTD की ज़्यादातर नफरी, समझ लें कि 90% जो नफरी है वो VVIPs के साथ जो है वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी पर तैनात है। तकरीबन 100 के करीब एहलकार बचते हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं, जो इस सूरत हाल को जो है इंगेज करेंगे, उसके हवाले से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन CIA इस पर काम कर रही है। CIA ने मुख्तलिफ बैंकों से जो है CCTV फुटेज हासिल कर ली है। उन्होंने मुमासलत देखी है इस केस में कि एक मुल्जिम जो है उसके हाथ में जो क्लैशनकोफ है, तमाम वारदातों में यही क्लैशनकोफ जो है वो इस्तेमाल की गई है और ये मुल्जिम जो है और इसके साथ एक और मुल्जिम, क्योंकि जो परसों वारदातें हुई थी उसमें 2 मुल्जिमान थे, लेकिन जो कल वारदातें हुई हैं उसमें एक मुल्जिम जो है वो नज़र आता है और 125 जो सब्ज़ कलर का हेलमेट पहने हुए नज़र आता है वो नज़र आता है। और ये सूरत हाल जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जो खौफ इरादा है वो फैलता जा रहा है, क्योंकि पहले समझा जाता था कि बैंक महफूज हैं क्योंकि बैंक्स की अपनी सिक्योरिटी होती है, लेकिन अब बैंक भी जो है वो गैर महफूज हो गए हैं और यहाँ पर अब लेकिन इन तमाम वारदातों के बाद उस्मान आप किस तरह से देख रहे हैं बैंकों की तरफ से जो सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल है वो भी इस वक्त एक्सपोज हुई है? इस बारे में बैंक इंतजामिया से पुलिस ने क्या बातचीत की है? जी बिल्कुल, पुलिस तो है वो सारा मुद्दा जो है वो बैंक की सिक्योरिटी पर डालती है, लेकिन बैंक की सिक्योरिटी की वजह से ही 2 दिन कबल जो है वो 2 वारदातें जो है वो
उसकी वजह नाकाम हुई हैं। लेकिन 2 वारदातें जिसमें जो एक वारदात में तो ये मुलजिम जो था वो बैंक के अंदर दाखिल हो सका, लेकिन एक वारदात में भी जो है वो दाखिल ना हुआ और उसने सिर्फ बाहर ही कैश वैन पर हमला किया और पैसे लेकर फरार हो गया। पुलिस जो है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोशिश करती है कि किसी दूसरे पर इसका मुद्दा डाल दिया जाए, क्योंकि जो शहर की सिक्योरिटी आए रोज़ बताया जाता है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और पुलिस के पास, इस्लामाबाद पुलिस के पास सिर्फ एक ही तरीकाकार है किसी भी जगह को कॉर्डन ऑफ करने के बाद जो है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, और ये बताया जाता है कि सड़क को बंद कर दिया गया है, सिक्योरिटी खदशात है। इसके अलावा इनके पास कोई इलाज जो है वो नज़र नहीं आता कि अगर किसी भी शहरी को सिक्योरिटी फराम की जाए। जैसे कि हमने देखा कि गुज़िश्ता कई दिनों से जो मुख्तलिफ सड़कों को ब्लॉक किया गया, जब उनसे पर्पज़ पूछा गया तो कहा सिक्योरिटी वजूहात है। तो अब जैसे कि मुख्तलिफ बैंकों में एक ये बैंक जो इनका फासला आपस में बात की जाए तो तकरीबन जो है 15-15, 20-20 किलोमीटर का फासला है और कुछ ही घंटों में ये वारदातें होती हैं। 2 वारदातें जैसे कल हुई, जैसे जीनन 4 में हुई और तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो दूसरी वारदात होगी। तो क्या पुलिस को नहीं पता था कि न्यूज़ उस्मान राना हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और ये सूरत हाल नाज़रीन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की है, जिसे सेफेस्ट सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरों की नाकामी पर भी इस हवाले से बात की जा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, महकमा CTD इस पर काम कर रहा है, CIA को भी इन्वॉल्व किया गया है और तमाम तर शवाहिद इस वक्त इकट्ठे किए जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में पोलियो के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र 28 अक्टूबर से मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी है। ये 7 रोज़ा मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अजला में 5 साल तक के 4.5 मिलियन से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वायरस एक लाइलाज बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल होती है और ये उम्र भर के लिए माजूरी का सबब बन सकती है। इस खतरनाक बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए वालिदैन को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। आपकी छोटी सी कोशिश एक बड़ी तब्दीली का बाइस बन सकती है। इस मुहिम का मकसद 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना है, ख़ासतौर पर उन बच्चों को जिन्होंने वैक्सीनेशन में हिस्सा नहीं लिया। इस मुहिम में 2 लाख से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स शामिल होंगे, जिनमें एरिया इंचार्ज, ज़िले यूनियन काउंसिल सुपरवाइज़र, गश्ती टीमें और मुस्तकिल अबूरी मकामात पर तैनात कारकुनान शामिल हैं। सूबाई एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स ने मकामी टीमों की जानिब से मुहिम की तैयारी और तयशुदा सरगर्मियों पर बेहतरीन अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए माहिरीन तैनात किए हैं। पंजाब में 4 साल तक पोलियो से पाक रहने के बाद इस साल पोलियो का पहला केस रिपोर्ट हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। पंजाब के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मुसलसल गर्दिश पाई जा रही है, जो वालिदैन को हंगामी पैगाम दे रही है कि वो हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। इस मुहिम का मकसद पोलियो का खात्मा और माहौल से पोलियो वायरस का सफाया करना है। पंजाब मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है, इसलिए इंसदादे पोलियो की मुहिमात में बेहतरी लाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए दाखिली रास्तों पर खुसूसी पॉइंट्स कायम किए हैं, ताकि ज़्यादा खतरात से 2-4 नकल मकानी करने वाली आबादियों को वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। ज़्यादातर ऐसे इलाकों के बच्चे फॉलेज का शिकार होते हैं जहाँ हिफाजती टीकों की वैक्सीनेशन की शरह ख़तरनाक हद तक कम होती है। हिफाजती टीकों की कवरेज में बेहतरी लाने के लिए सिनर्जी एवेल्यूएशन सिस्टम हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन के जरिए वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों का सुराग लगाया जा रहा है, क्योंकि फैसला हमें आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एमन शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें पोलियो वायरस के खतरात के बारे में बताएं और ये किस तरह से बच्चों की जिंदगियों पर असरअंदाज होता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में और अपने चैनल पे आपने इतने इंपॉर्टेंट मौजू को डिस्कस करने का टाइम निकाला। अनफॉर्चुनेटली सारी दुनिया से पोलियो जो है वो खत्म हो चुका है, एरेडिकेट हो चुका है, लेकिन फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ये सिर्फ 2 कंट्रीज रह गई हैं जिनमें अभी भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और अब तो सिचुएशन इस तरह है कि लास्ट जो हमारा ईयर था उसमें केसेस कम थे, लेकिन 2024 में केसेस बढ़ गए हैं हमारे। और पाकिस्तान में इस साल अब तक मैं थोड़ी सी स्टैट्स शेयर करूंगी ताकि हमें इसकी पेचीदगी का अंदाजा हो कि इस मसले को हमें कितना सीरियसली लेने की जरूरत है। अभी तक हमारे पास पाकिस्तान में 42 केसेस रिपोर्ट हो चुके हुए हैं 2024 में, और जो लेटेस्ट केस अभी रिपोर्ट हुआ है वो 29 अक्टूबर को रिपोर्ट हुआ है KPK नौशेरा से। और इसी तरह सिमिलरली इस साल बलूचिस्तान में 21 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिंध से 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, KPK से 7 रिपोर्ट हुए हैं,
पंजाब से एक केस रिपोर्ट हुआ है और इस्लामाबाद से भी एक केस रिपोर्ट हुआ है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। तो डॉक्टर साहब आप फिर किस तरह से देख रही हैं कि फिर वालिदैन को इसमें अवेयरनेस नहीं है, किस तरह से उन्हें आगाही दी जाए? बिल्कुल, इस पे अब ये है कि इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं कि हमारे पास इतनी कैंपेन्स हम चला रहे हैं, एडिशनल कैंपेन्स भी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, बल्कि हमें इस साल तो वर्सन होती हुई नजर आई है। अब इसमें कॉजेज डिफरेंट है। हमारी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो एक है कि हम पुअर सैनिटेशन है। अब पोलियो, ये हमें समझने की जरूरत है कि पोलियो फैलता कैसे है। इस तरह से है कि एक बच्चा जो कि अगर कोई गंदा पानी पी रहा है, ठीक है, जो कि फिल्टर्ड नहीं है, बॉयल नहीं है, अगर वो बच्चा पी रहा है, उसके अंदर पोलियो वायरस उस गंदे पानी से ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर वो बच्चा जब बाद में स्टूल पास करेगा तो वो मजीद पोलियो वायरस को हमारी सीवरेज सिस्टम में चला जाएगा। वहां से एक से 100 से 1000 आगे फर्दर बच्चों में जाता जाएगा। अब जो तो बच्चा जिसने के पोलियो के कतरे पिए हुए हैं, जिसको पोलियो के टीके लगे हुए हैं वैक्सीनेशन के, वो तो इससे इम्यूनाइज्ड हैं, वो तो इससे बच जाएंगे। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं है फॉर पोलियो, वो इससे इफेक्ट होंगे। सो नंबर 1 तो फैक्टर यही आता है कि एक पुअर सैनिटेशन सिस्टम है हमारा। ठीक है। उसके अलावा ओवर क्राउडिंग, वो हमारा एक बहुत कॉमन मसला है। फिर इसके अलावा जो है आता हमारा एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कह सकते हैं कि जो हमारी कैंपेन्स हैं उनको रिमोट एरिया में सक्सेसफुली कैरी आउट करना, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको सेफली इन एरियाज में पहुंचाना, वहां फैसिलिटीज देना, तो एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारा एक कॉज आ जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत को देखें, 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी पहुंच चुकी है। पाकिस्तान से कहीं बुरे हालात हम उनकी मैक्सिमम आबादी के देखते हैं कि वहां पर किस तरह से वॉशरूम के सिस्टम की, जैसे आपने बात की है, उनको वॉशरूम्स ही अवेलेबल नहीं होते। हिंदुस्तान ने किस तरह से इस पर कंट्रोल कर लिया जो हम नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, लेकिन हमारे पास एक एडेड फैक्टर जो है वो ये आता है कि हमारे पास जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है साथ, ठीक है, वहां से बहुत टू एंड फ्रॉम मूवमेंट हमारी है। और आप देखें कि इन्हीं 2 कंट्रीज में रह गया है, तो वायरस इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसमिट हो रहा है। और सेकेंडली हमारे यहाँ पे कुछ आप कह लें कि कुछ मिसकंसेप्शन, मिथ्स, वो भी बहुत ज्यादा है। कुछ की रिलीजियस बेसिस हैं, कुछ मिसकंसेप्शन की, तो जो था, तो ये 2 फैक्टर्स एक एडेड है जो हमारे पास हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ आप क्या गाइड करना चाहेंगी, पेरेंट्स को किस तरह से पता चलेगा कि उनका बच्चा पोलियो वायरस का शिकार तो नहीं हो रहा? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो अर्ली आ जाएं तो शायद कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाए? जी, एक तो ये है कि इस तरह से पहले तो आपको सैनिटेशन का और हाइजीन का, क्लीन वाटर का, वो हमें करना है फॉर नॉट जस्ट पोलियो, बहुत सारी बीमारियों से बच्चा इससे बच सकता है। फिर पोलियो वैक्सीन आपने जरूर लगवानी है। फिर अगर जो साइन जब होते हैं, इसकी अलामात होती हैं, हर बच्चे में डिफरेंट होता है। अगर तो एक बच्चा वैक्सीनेटेड है तो और उसने पोलियो का वायरस उसमें ट्रांसमिट हो भी गया है, तो उसमें बिल्कुल आप कह लें कि हल्के फुल्के सिम्टम्स आएंगे, जैसे गला खराब, जुकाम के होते हैं, जैसे किसी भी और वायरल इलनेस के होते हैं, बुखार और इस तरह की चीजें। लेकिन एक बच्चा जो इम्यूनाइज नहीं है इसके अगेंस्ट, उसमें फिर बुखार, थकन, सर दर्द, पट्ठों का खिंचाव और उल्टियां, मोशन, गर्दन में एक आपके लिए तनाव जो है, ये सब सिम्टम्स आ जाते हैं। और जो बच्चे बिल्कुल इम्यूनाइज नहीं है उसमें तो फिर ये एक आप कह लें कि पूरी तरह से एक माजूरी डेवलप होने लग जाती है बच्चों में। और वो माजूरी भी जो है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है। कुछ बच्चों में बाजू, टांगे, ये चीजें इफेक्ट होते हैं। कुछ बच्चों में ये इवन जो हमारे सांस लेने वाले जो मसल्स हैं, जो हमारे ये सांस लेने के पट्टे हैं आप कह लें, खाना खाने वाले जो हमारे मसल्स हैं, ये भी इफेक्ट हो जाते हैं। तो वो बच्चे तो खाना निगलने से और सांस भी ठीक लेने से, इवन उस सब से भी जो है डिफरेंट सिम्टम्स हैं डिफरेंट बच्चों के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि फिर पोलियो वैक्सीनेशन की शरह में किस तरह से इजाफा किया जाए? किस तरह से ऐसा हुआ कि 2024 में नंबर बढ़ गए, हालांकि कम होने चाहिए थे? जितना काम किया जा रहा है, सबसे ज्यादा काम पोलियो वैक्सीनेशन पर ही किया जाता है। जी जी जी, लेकिन अभी काम हो रहा है। बेशक हमारे हेल्थ वर्कर जो हैं वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टिल अभी हमें फर्दर और इस पे काम करने की जरूरत है। जैसे अभी ऑलरेडी हो भी रहा है कि हम हेल्थ कैंप्स करते हैं, जिसमें कि हम डायरेक्टली जो पेरेंट्स हैं उनसे 1-to-1 बात करते हैं, उनके पूछते हैं कि ओके आपके क्या कंसर्न्स हैं इससे रिलेटेड, उनको क्लियर करते हैं, मिसकंसेप्शंस को क्लियर करते हैं। जो हमारे इलाकों के इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, खासकर जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको भी साथ इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि जो उनका कहना है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है।
तो उनको भी हम साथ इन्वॉल्व करते हैं। साथ हम ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे जैसे आप ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा वे है ये मैसेज आगे पहुंचाने का डॉक्टर्स के थ्रू, क्योंकि लोग ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली डॉक्टर से आ रही होती है या हेल्थ केयर वर्कर से आ रही होती है उसको ज्यादा ऑथेंटिक समझते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है एडिशनल जो हमारी कैंपेन्स हम चलाते हैं, जिस एरिया में हमारा कोई भी इन्वायरमेंटल सैंपल आ जाता है, माहौलियाती नमूना जिसको हम कहते हैं, जो हम सीवरेज सिस्टम से लेते हैं, कोई पॉजिटिव आ जाता है या कहीं पे कोई बच्चा डिटेक्ट हो जाता है पोलियो वाला, तो वहां फिर हम एडिशनल कैंपेन्स चलाते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ अब आप किस तरह से गाइड करना चाहेंगी, क्योंकि बहुत से टैबूज हैं पोलियो वैक्सीन को लेकर हमारे माशरे में, वो किस तरह से क्लियर करें? बहुत से लोगों के जहन में है कि इसके कुछ मुज़र असरात भी हो सकते हैं। वालिदैन को स्पेसिफिकली इस वैक्सीनेशन के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? देखिए, ये वैक्सीन जो है ना, अब तक आप कह रहे हैं जितनी वैक्सीन भी हम बच्चों को लगवाते हैं ना, ये सबसे सेफ है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मतलब एक वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं कि बच्चों को बुखार हो जाता है, वो भी बहुत ही कम बच्चों में देखा गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महफूज वैक्सीन है। ये इस हद तक महफूज है कि आप देखें जब बच्चा पैदा होता है हम उसी दिन उसको पोलियो के कतरे पिलाते हैं। तो ये इतनी महफूज है कि ये आप बिल्कुल एक जो बच्चा अभी नया पैदा हुआ है उसको भी दे सकते हैं। फिर अगर एक बच्चा बीमार है या आप इवन बीमार बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे वर्कर जाते हैं घरों में तो लोग कहते हैं नहीं हमारे बच्चे को फ्लू है, खांसी है, अभी नहीं हम दे सकते। सो देयर इज नो इशू। आप अगर बच्चा बीमार है आप तब भी पोलियो की वैक्सीन दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ अभी भी हम ये देख रहे हैं कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कुछ ऐसे इलाकों में जहां पर पोलियो वर्कर्स गए हैं, उनको मारा पीटा गया है, कईयों पर फायरिंग भी हुई है। उस तमाम सूरत हाल को किस तरह से बेहतर करें? जो मकामी टीमें हैं उन्हें भी सिक्योरिटी देने की जरूरत है ताकि वो भी अपना काम फिर बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि अगर किसी के साथ भी एक बार ये एक्सपीरियंस हो गया तो वो उन इलाकों का रुख दोबारा से नहीं करेगा। पोलियो वर्कर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात करें। ये एक बहुत बड़ा इशू है भी हमारे लिए। और आप कह लें कि जो हमारे पोलियो हेल्थ वर्कर जिन कंडीशंस में काम कर रहे हैं और जिस सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं, डेली वो जाते हैं, वालिदैन कहते हैं बच्चा स्कूल गया हुआ है, फिर वो आते हैं दोबारा। आप देखें कभी अपने घर भी अगले दिन भी वो आएंगे, जब तक वो पिला नहीं देंगे वो नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत सिंसेरिटी के साथ वो काम करें। बट अनफॉर्चुनेटली यस, लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ है कि बल्कि इस साल मैं बताती हूँ आपको कि 22 जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी जो है उनको साथ ये इस तरह की ज्यादती हुई है और they lost their lives during this process। तो ये एक बहुत बड़े मतलब बहुत अंडर एप्रिशिएटेड जो है वो हमारे हीरोज हैं ये सब हमारी सोसाइटी के। ठीक है, तो अच्छा दूसरी तरफ सबसे पहले तो जी कंटिन्यू कीजिए। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, उनको सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। इनको ऑलरेडी हो भी रही है लेकिन वी नीड टू इम्प्रोवाइज दैट। तो क्योंकि अगर एक भी वर्कर के साथ कोई ऐसा वाकया हो जाए तो दूसरी तरफ हमारी कैंपेन खराब हो जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ पोलियो से मुतासिर बच्चों की बहाली के लिए कौन कौन से इलाज हैं, कौन कौन सी सहूलियात दस्तयाब हैं? जैसा कि अभी हम इन 42 बच्चों के हवाले से स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जो इस साल में, अब इस साल के खत्म होने में 2 महीने बाकी हैं। जी ये आप देखिए, हम पोलियो वैक्सीन या पोलियो को क्यों इतना सीरियस लेते हैं, क्योंकि वैक्सीन है जिससे हम बच्चों को बचा सकते हैं इससे। ठीक है, लेकिन अगर आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता एक बार पोलियो हो गया तो इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। नॉट जस्ट पाकिस्तान में, आपको कहीं भी इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। आप सारी जिंदगी के लिए जो है आपका बच्चा माजूर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कह लें कि बस एक सपोर्टिव केयर हम दे सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट जो रिवर्स कर दे इसकी जो सिम्टम्स हैं वो नहीं है हमारे पास। हम बस उसके बाद पट्ठों के खिंचाव के दर्द की दवाई दे देते हैं, पट्ठों को रिलैक्स करने की दवाई दे देते हैं, फिजियोथेरेपी करवा देते हैं बच्चों की। लेकिन आप कह लें कि जो पोलियो की ट्रीटमेंट वो नहीं है हमारे पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अहमद शाह साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। बहुत अहम ये मौजूद नाज़रीन, जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पोलियो के केसेस में अभी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। 42 तक ये फिगर 2024 में ही पहुंच चुका है, जो कि अलार्मिंग एक सिचुएशन है। हुकूमत की तरफ से इस पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन हम कहना उन लोगों से चाहेंगे जो कि अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। ये पूरी ज़िंदगी की माजूरी है जो फिर आपके बच्चों को कैरी करनी पड़ेगी और आपके बच्चों से भी आगे दूसरे बच्चों में भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने ज़िंदगी में महदूद वसाइल के बावजूद महज अपनी मेहनत, जहानत और विजन से दुनिया के सबसे मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक तख्लीक किया।
हम बात कर रहे हैं जोंग यिमिंग की, एक ऐसे नौजवान की जिनका ताल्लुक किसी कारोबारी ख़ानदान से नहीं था बल्कि एक आम चीनी ख़ानदान से था, जहां उनके वालिदैन सरकारी मुलाजिम थे। लेकिन आज हम वो देख रहे हैं कि बाइटडांस और टिकटॉक जैसी कंपनियों के मालिक हैं और चीन के अमीर तरीन अफराद में शामिल हैं। उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल और जद्दोजहद हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। योंग की कहानी का आगाज़ चीन के एक छोटे शहर से होता है और उनके वालिदैन सरकारी मुलाजिम थे और उनकी जो माली हालत है मुतवस्सत तबके की थी। लेकिन योंग को बचपन से ही पढ़ाई में दिलचस्पी थी, खास करके साइंस और टेक्नोलॉजी में, जिसका हमने देखा कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल ही किया है। उन्होंने नानकाई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। वो दिन रात पढ़ते थे, तहकीक करते थे और टेक्नोलॉजी की दुनिया के जो नए नए रुझानात हैं उनको समझने की कोशिश करते थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद योंग ने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में काम किया और यहाँ उन्होंने ना सिर्फ अपना एक्सपीरियंस गेन किया बल्कि वो ये समझने लगे कि किस तरह जदीद दौर के मसाइल को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा सकता है। इन कंपनीज़ में काम के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स का मुस्तकबिल रोशन है और उनका ख्वाब ये था कि वो एक ऐसी ऐप बनाएं जो लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब ला दे। फिर 2012 में योंग ने अपने ख्वाब को हकीकत का रंग देने के लिए बाइटडांस की बुनियाद रखी। ये एक ऐसा कदम था जिसे आम लोग शायद एक ख़तरा मानते, लेकिन योंग ने इसके लिए अपने विजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने एक ऐसी ऐप बनाई जिसमें मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से सारिफीन को उनकी दिलचस्पी के मुताबिक मवाद फराहम किया जाता था। और ये उन्होंने तब सोचा है जिसको हम आज एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी देख रहे हैं कि जो भी वीडियोस हम स्क्रॉल करते हैं, जो भी शॉपिंग में हम अपनी चीज़ें ऐड करते हैं, फिर उसी तरह के सजेशंस हमें तमाम ऐप्स में दिखाई देती हैं। फिर 2016 में उन्होंने चीन में डोयन लॉन्च किया जो कि मुख्तसर वीडियोस शेयरिंग ऐप थी और इसे बैनुल अक़वामी सतह पर टिकटॉक के नाम से मुतारिफ करवाया गया। इस ऐप ने नौजवानों में धूम मचा दी जो कि आज भी बरकरार है और इसकी कामयाबी का राज था टिकटॉक का मखसूस एल्गोरिदम जो कि सारिफीन की दिलचस्पी के मुताबिक वीडियोस दिखाता है। ये नया अंदाज था जो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं था। ये एल्गोरिदम, ये टेक्नोलॉजी और सारिफीन को समझने का हुनर योंग को बड़ी कामयाबी की जानिब ले गया। टिकटॉक ने न सिर्फ एशिया बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी मकबूलियत हासिल की। लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए और देखते ही देखते आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स में ये शामिल हो गई। इस कामयाबी ने बाइटडांस के हिस्से की कदर में इजाफा किया और योंग को चीन के अमीर तरीन अफराद में शामिल कर दिया। योंग की कहानी हमें यह सिखाती है जो जिस वजह से हम ये आपके साथ कर रहे हैं कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले से ही वसाइल मौजूद हों, आपके पास पहले से ही तमाम तर चीज़ें मौजूद हों या आपका ताल्लुक किसी कारोबारी ख़ानदान से हो। अगर आपके पास विजन है, आप मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और नई नई जो इन्वेंशंस हैं वो भी हमने देखा कि लोगों की तरफ से की गई हैं। योंग ने सरकारी मुलाजमीन के बेटे होने के बावजूद ये साबित किया कि एक शख्स सिर्फ अपनी मेहनत और अक्ल से दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आज योंग की कामयाबी ना सिर्फ चीन बल्कि दुनिया भर के नौजवानों के लिए एक तहरीक है और ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ख्वाब देखना और उनको हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करना हमारी कामयाबी की ज़मानत बन सकता है। योंग की ये स्टोरी हमने आपके साथ शेयर की है जो कि यकीनी तौर पर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो आए रोज़ हम आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं। एक और ख़बर है, एक ऐसा ख़ानदान है जिसके हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं जो अपनी दौलत, ऐशो आराम और असरो रसूख की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं अल नहान ख़ानदान के हवाले से जो कि दुनिया का अमीर तरीन ख़ानदान माना जाता है। और ये तो विरासती सिस्टम हम देख रहे हैं कि इनके पास पैसा जो है वो जिस तरह से मौजूद है। अबू धाबी का अल नहान ख़ानदान, इनकी मजमूई जो मालियत है वो इस वक्त 300 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो चुकी है जो कि एक शानदार रकम है। मगर उनकी दौलत का हकीकी जो अंदाज़ा है वो हम उस वक्त कर सकते हैं जब हम उनकी ज़िंदगी की चंद झलकियाँ देखते हैं। उनके पास है एक शानदार सदारती महल जिसकी कीमत 4000 करोड़ रुपए से ज़ायद है। तसव्वुर करें कि ऐसा महल जो 94 एकड़ पर फैला हुआ हो और जहाँ 3,50,000 क्रिस्टल से बना एक फानूस मौजूद हो। यह महज एक महल नहीं है बल्कि एक ऐशो इशरत का मरकज़ भी है। और ये तो महज आगाज़ है, अभी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अल नहान ख़ानदान के पास 700 से ज़ायद कीमती गाड़ियाँ मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ ना सिर्फ ऐशो आराम की अलामत हैं बल्कि इनमें दुनिया की सबसे बड़ी SUV, फरारी और मैक्लारन जैसे मशहूर ब्रांड्स भी शामिल हैं। ये कोई आम गाड़ियाँ नहीं हैं बल्कि ये इनकी ऐशो इशरत की ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं। लेकिन ये ख़ानदान सिर्फ अपनी दौलत पर ही इक्तफ़ा नहीं करता, इन्होंने दुनिया की नामवर कंपनीज़ में भी सरमायाकारी की है, जैसे मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब, रिहाना के ब्यूटी ब्रांड फेंटी और एलन मस्क की SpaceX। इनकी बसीरत और मालियाती हिकमत अमली ने इन्हें न सिर्फ एक ताकतवर ख़ानदान बनाया है बल्कि दुनिया भर में इनकी इज़्ज़त भी बढ़ाई है।
इस ख़ानदान के सरबराह शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं। इनके ख़ानदान के अफराद भी उनके नक्श कदम पर चलते हैं, जैसे कि उनके भाई जो कि एक बड़ी चीफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के सरबराह है जिसकी मालियत तकरीबन 235 अरब डॉलर्स है। ये सब चीज़ें मिलकर इस ख़ानदान की ताकत और असर रसूख को मज़ीद मुस्तहकम करती हैं। और इन तमाम बातों का निचोड़ ये है कि अल नहान ख़ानदान न सिर्फ माली एतबार से बल्कि जो उनका असर रसूख है और आलमी सतह पर उनकी जो मौजूदगी है वो एक मुनफरिद मकाम रखता है। और उनकी ज़िंदगी की ये दौलत की जो कहानी है वो बैनुल अक़वामी कारोबार में शराकत दारी वाकई में अपने आप में एक मिसाल है। जिस तरह से हमने आपको कुछ तस्वीर और कुछ मनाजिर भी दिखाए हैं, उनके महल के मनाजिर हैं, उनकी गाड़ियों की कलेक्शन मौजूद है। इट्स अ ह्यूज नंबर, 700 गाड़ियाँ किसी भी ख़ानदान के पास होना ये एक बड़ी दिलचस्प और हैरानकुन बात भी है। लेकिन पैसा जब आपके पास हो तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुमकिन नहीं है। तो ये स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर किया अल नहान ख़ानदान की। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे एक ऐसी आर्टिस्ट की जिनकी पेंटिंग्स ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि समाजी और सियासी मसाइल पर भी रोशनी डालते हैं। हम बात कर रहे हैं नूरुल हुदा की। उनका काम हमें ये समझने में मदद देता है कि किस तरह से घरेलू ज़िंदगी और अवामी मसाइल आपस में जुड़े हुए हैं। नूरुल हुदा ने अपने फ़न के ज़रिए हसास समाजी और सियासी गुफ्तगू को अपनी पेंटिंग्स का हिस्सा बनाया है। वो बुनियादी तौर पर घरेलू मंजरनामों पर तवज्जो देती हैं, लेकिन हाल ही में उनका मौजू अवामी दायरे तक भी फैल चुका है। उनकी पेंटिंग्स में वो तफसीलात मौजूद हैं जो हमारे समाजी और सकाफती असरात को बयान करती हैं। ख़ास तौर पर एक औरत के तौर पर जो नूर का फ़न है वो इस बात की अक्कासी करता है कि समाजी और सकाफती हालात कैसे हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहे हैं। उनकी पेंटिंग्स में छुपी हुई कहानियाँ हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक औरत होने की हैसियत से हमारी ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस हैं और हम उन्हें किस तरह से समझते हैं। नूरुल हुदा मुख्तलिफ मवाद का इस्तेमाल करते हुए अपने ख्यालात को कागज़ पर उतारती हैं। उनकी टेक्निक ना सिर्फ बसरी जमालियात पर मबनी है बल्कि इसमें गहरे मफहूम भी शामिल हैं जो देखने वालों को मुतासिर करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है नूरुल हुदा। आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। नूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आपने इस फ़न का आगाज़ किया, कैसे आर्ट की तरफ आना हुआ? जी, मैंने बेसिकली सिंस चाइल्डहुड काम करने का, पेंटिंग वगैरह इस तरह से कलर्स वगैरह के साथ प्ले करने का शौक था। लेकिन उस तरह से पढ़ाई वगैरह चल रही थी। जैसे एक बच्चा होता है वो सारे सब्जेक्ट्स को, स्कूल में सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं, हमने सारे सब्जेक्ट पढ़ने। फिर उसके बाद जो है देन आफ्टर ओ लेवल्स हमने चूज़ करना होता है कि हमने क्या, कौन सी फील्ड, किस तरफ को हमने जाना है। एक तो ये अपने आप को पहचानना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह के होते हैं उनकी सारी लाइफ गुजर जाती है, उनको नहीं पता चलता कि उनके लिए क्या गाइडलाइन नहीं कहीं से मिल रही होती। जी, तो ये बेसिकली अपने आप को पहचानना ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बेसिकली मेरी प्रैक्टिस का इस तरह से था कि 2011 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, BFA पेंटिंग किया। फिर मैंने तो ये 2011 से 15 वाला बैच था मेरा। तो इसमें इस तरह से था कि हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स वगैरह कराए जाते हैं। आर्ट में ये नहीं है कि सिर्फ पेंटिंग ही है, स्कल्पचर्स हैं, लोगों के ज़हनों में यही है कि ये तो सिर्फ पेंटिंग नहीं, ये बहुत बड़ा एक चीज़ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। आप कहीं भी किसी भी चीज़ का, जैसे वो कहते हैं ना आर्ट को चूज़ किया है, लेकिन आर्ट के अंदर जाके आपने किस चीज़ को चूज़ करना है। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, मिनिएचर, कैलीग्राफी, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, इस तरह से। लेकिन मेरा जो है 2D के साथ प्ले करना मुझे अच्छा लगता था, जिसकी वजह से मैंने पेंटिंग का इंतखाब किया। ठीक है। तो इस तरह से था। फिर उसके बाद देन मैंने जो है अलमरा आर्ट कौंसल, इस तरह से कराची में था, निगाह आर्ट अवार्ड्स, इस तरह से मैं पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें भी करी थी, अप्लाई करी थी। यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन एक होती है अलमरा में, वहाँ पे मुझे 2015, 16, 17 3 इयर्स मुसलसल मुझे यंग आर्टिस्ट अवार्ड मिला है। ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट से मैं अपने साथ करी है। तो इस तरह से था। इसके अलावा 2017 में मुझे निगाह आर्ट अवार्ड में एमर्जिंग टैलेंट का भी अवार्ड मिला था। इस तरह से था। फिर 17 से 18 में फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करी कि देन मैंने NCA मूव किया, वहाँ से एजुकेशन हासिल की और इस तरह से था हमारा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी आर्ट की तालीम को जो हमारे इंस्टीट्यूट है, जैसे वो समझा जाता है कि जैसे बच्चे सिर्फ एक प्ले करें, आर्टिस्ट मलंग इस तरह करके, ऐसा नहीं होता। हमारी तालीम जो है एक बहुत सीरियस है। मतलब ये सिर्फ ये आर्ट प्रैक्टिस की हद तक नहीं है। हमारे थ्योरेटिकल्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हमें रोज़ाना के रोज़ाना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती है पढ़ने के लिए, जिन पे फिर हमने अपना तबसरा करना होता है, अपना लिखना होता है। तो आर्ट एक बहुत सीरियस स्टडीज़ है, सिर्फ वो पेंटिंग तक महदूद नहीं है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि बचपन से आपको शौक है, बचपन से आप इसको कर भी रही हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि फैमिली में भी कोई था जिसको शौक था, या फैमिली किस तरह से सपोर्ट करती रही? और इसके साथ साथ आपको ये लगता है कि हमें स्कूल्स में भी अब इसको कहीं ना कहीं कंपलसरी ज़रूर करना चाहिए?
हाँ जी, इस तरह से है कि मेरे फैमिली में बैकग्राउंड में देखा जाए इस तरह से एज ए विजुअल आर्टिस्ट कोई भी मौजूद नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनर हैं एक, लेकिन इस तरह से है कि वैसे विजुअल आर्टिस्ट कोई नहीं है, जिसकी वजह से मुझे भी अपने आप को ढूंढने में, अपना काम बनाने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि इस तरह से था कि मेरा काम बेसिकली रियलिस्टिक नहीं है, ये मेरी एक इमेजिनेशन है जिसको मैं पेंट करती हूँ। तो वो लोगों को उस चीज़ को भी समझने में टाइम लगा, मेरे इंक्लूडिंग माई फैमिली मेम्बर्स को भी, कि ये काम तो उस तरह का है ही नहीं जैसा वो दिख रहा है, क्योंकि मैं उसको अपनी इमेजिनेशन से बनाती थी। मैं उसको क्योंकि मुझे वो रियल लाइफ पोर्ट्रेट नहीं बना के सेल करना, मैं उसको अपना कैरेक्टर बना के उसके साथ प्ले करती थी। तो इस तरह से, और स्कूल में इस तरह से है कि आजकल स्कूल्स में मैं देखती हूँ कि इसको एक आर्ट टीचर को ना, ये एक वो स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है उस तरह से डेकोरेटिव वो उस तरह करके लिया जाता है, तो एक सीरियस स्टडीज के तौर पे, और सीरियसली नहीं। हाँ जी, जिस तरह से आर्ट की शुरुआत, अगर ड्राइंग की शुरुआत उस तरह से नहीं करवाते हैं बच्चों को, एक वो आर्ट टीचर को एक सिर्फ डेकोरेशन पीस के हवाले से उस तरह से रख लिया कि स्कूल को अब ये फंक्शन हो रहा है, अब ये फंक्शन हो रहा है। आई थिंक स्कूल का निज़ाम ना पहले के मुकाबले में चेंज हो चुके हैं काफी। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि आप अपनी इमेजिनेशन को ही कैनवस पर ला रही हैं, आप उसको पेंट कर रही हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको अभी ला चुकी हैं, क्या आपने उसका फीडबैक देखा, क्या आपने उसका रिजल्ट देखा? देखिए, बेसिकली जो आर्टिस्ट होते हैं काफ़ी हसास होते हैं, और जो भी उनके आसपास हो रहा होता है हम उससे जो है अपनी नज़र हटा नहीं सकते हैं। हम बेशक मैं एक जगह से चुप करके गुजर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ मुझे इफेक्ट जरूर करेगी, और वो फिर इफेक्ट करके जो मेरा काम का जरिए, मेरा मटेरियल मेरा काम है, जिसके जरिए मैं बात करती हूँ, जिसके जरिए मैं अपनी स्टोरी जो है नरेट करती हूँ। जैसे कोई भी इश्यूज है, जैसे ये मेरा एक काम है, इसमें डॉग को जो है मैंने पेंट किया है, मैंने स्केच किया डॉग को, तो ये इस तरह से है कि जो है कि शायद कोई डॉग के साथ कोई किस्सा हुआ हो मेरे आमने सामने, या मैंने कोई स्टोरी सुनी हो जिसमें डॉग के साथ नहीं लोगों ने अच्छा बिहेव किया, उसको एक जानवर की तरह इस तरह करके लिए। तो ये बेसिकली इस तरह से हिडन मैसेजेस वगैरह होते हैं कि जैसे डॉग को एक अपना बच्चा समझ के जो है, कुछ लोग हैं भी अच्छे जो उनको इस तरह से अच्छे तरीके से पेश आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस तरह से छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं जिनको मैं अपने काम के जरिए दिखाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। अच्छा, लोगों के लिए, जिन लोगों को आर्ट का अंदाजा नहीं हो, उनको गेस नहीं हो पाता, वो उस तरह से जज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सिर्फ एक पेंटिंग है, स्टोरी नहीं है, जब ऐसे लोगों से मुलाकात होती है उनको किस तरह से समझाती हैं? कुछ लोग होते हैं इस तरह के, मुझे तो लगता है कि काम ही आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे आपका काम, मैंने अब काम जो है दीवार पे लगा दिया है, ठीक है, तो वो एक व्यूअर का अपना हो गया फिर कि वो व्यूअर उससे जो मर्जी चीज जो है ऑब्जर्व कर ले। हाँ जी, जैसे मर्जी वो करे अपनी, और वो व्यूअर भी जो होगा वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के मुताबिक उसे जज करेगा, क्योंकि मैंने भी उसे दीवार पे लगा दिया कि अब कोई भी जैसे उसे समझना चाहे, लेकिन मुझे लगता है कि काम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो खुद बात करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आप इसको एज अ पैशन लेकर चल रही हैं, एज अ प्रोफेशन लेकर चल रही हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हम अर्न क्या कर रहे होते हैं, तो इज इट अ गुड अर्निंग? मेरा इस तरह से है कि मैं कोई स्कूल जॉब वगैरह वाला नहीं है मेरा, ठीक है। हालांकि मुझे बहुत से लोग इस तरह करके मशवरा देते हैं कि आप स्कूल जॉब करें इस तरह से, लेकिन वो मेरे ख्याल से आर्ट की हद नहीं होनी चाहिए कि 8 से 5 वाली, वो उस तरह से कोई हद नहीं होनी चाहिए। मेरा इस तरह से कि मुझे जब वक्त मिलता है मैं अपने काम के साथ वक्त बिताती हूँ, जिसमें मैं और मेरा काम होता है सिर्फ, और इस तरह से है कि मैं एग्जीबिशंस करती हूँ, ग्रुप एग्जीबिशन करती हूँ, सोलो एग्जीबिशंस करती हूँ, तो ये इस तरह से है कि जो है ना, मतलब उस तरह से बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये कि काम मेरे पास होना चाहिए, जब मुझे कोई गैलरी मेरे से काम मांगती है तो मेरे पास होना चाहिए। लेकिन इसका हमारे साथ से होता है कि कोई भी पेंटिंग कभी भी एकदम से बिक जाती है, आपको इंस्टाग्राम पे कोई फॉलोअर मिल जाता है, एकदम से वो आपका काम 70,000 1 लाख इस तरह से, सोशल मीडिया की वजह से ये एक बड़ी आसानी जरूर हो गया कि आप अपना काम देखें, हमें जो है ना, जी टेक्नोलॉजीज हमें मिली हैं, लेकिन हमें भी उसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, वो हमारे अपने माइंड के ऊपर है कि हमने उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आर्ट की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक आपके लिए क्या रहा, क्या फेस किया आपने? चैलेंजेस तो इस तरह से है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि काम करना, आपको बहुत से लोग रोकने की कोशिश करते हैं, इवन जो है हालात भी, हाँ जी बिल्कुल, आपकी अपनी डेली रूटीन, आपकी मतलब मैं एक मदर भी हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरा अपना काम भी है, तो उन सब चीज़ों को साथ लेके चलना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से सब चीज़ों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर कोई वर्किंग वूमेन है जो इस तरह से काम करना चाहती है, तो बाकी सब जो उसके आसपास के कोई भाई ये है, हस्बैंड है, कुछ भी है, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको ज़रूर आपको सपोर्ट करना चाहिए, और छोटी से छोटी हेल्प भी जो है ना बहुत मायने रखती है।
नो डाउट, बिल्कुल ऐसी है। जो फैमिली की सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आपने बताया कि आपकी फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया। मेरी मदर ने मुझे माशाल्लाह बहुत सपोर्ट की है। बिल्कुल, आज मैं देख रहा हूँ कि वो स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद है। तो आपके काम में फिर इसका मतलब जो ज़ाती तजुर्बात हैं उनका असर फिर आप ज़्यादा आप कैनवस पे दिखा रहे हैं। जी, ज़ाती जज्बात तो इस तरह से है कि देखें, अगर मैं किसी जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जी बिल्कुल, जैसे कि मुझे किसी चीज़ पे गुस्सा है तो एग्रेशन, तो हम जो एक लाइन भी लगाते हैं ना तो उससे भी हमारा एग्रेशन वो सब गुस्सा दिख जाता है, कलर से दिख जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं इस तरह की, जैसे मैं एक लाइन अप्लाई करती हूँ, एक लाइन आप अप्लाई करते हैं, लेकिन उन दोनों लाइंस में बहुत फ़र्क होगा क्योंकि हमारा मूड जो है वो उस एक लाइन से भी झलक जाएगा, ड्रॉ हो जाता है जी, जो हमारे अंदर चल रहा है। ठीक हो गया। तो पसंदीदा पेंटिंग आपकी कौन सी अपनी रही है और इसके पीछे कुछ स्टोरी हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? पसंदीदा पेंटिंग बेसिकली मुझे 2015 में एक अवार्ड मिला था जो कि मैंने अपने अबू को जो है मैंने पेंट किया था और उस पेंटिंग का टाइटल था रिमेंबरिंग हिज मेमोरीज। तो वो मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी, मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था उस पर, तो इस वजह से वो एक मेरी यादगार पेंटिंग वो बन गई। उसमें मेरे फादर हैं, वो बैठे हुए हैं और वो चाय का एक कप पी रहे हैं, तो एक बेसिकली एक फ्रीज मूवमेंट है वो। तो वो एक मूवमेंट्स को ही मैं कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ और बताने की कोशिश करती हूँ जो हमारी एवरीडे लाइफ भी है वो भी हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। दो लोगों का साथ मिलकर चाय पी लेना, छोटी छोटी चीज़ें, बस उन मोमेंट्स को वो काउंट करती है, वो मेजर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, वो लड़के लड़कियाँ जो इस वक्त आपको भी देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन देना चाहेंगी? इफ दे वांट टू बी एन आर्टिस्ट, व्हाट शुड दे डू? देखें, अगर उन्होंने अपने आप को पहचान ली है कि वो आर्टिस्ट ही बनना चाहते हैं तो वो फिर डट जाएं उस चीज़ पे कि हमने यही करना है। बेशक दुनिया आपको जितना मर्जी मना करे, हाँ जी, फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। देखें कि अगर मैं किसी मेरे साथ कुछ ऐसे भी मेरे सीनियर्स थे जो कि जिन्होंने MBBS किया हुआ था लेकिन बाद में मास्टर्स में उन्होंने एडमिशन ले लिया अब आफ्टर MBBS। हो सकता है कि किसी फैमिली मेम्बर्स के दबाव में आगे से उन्होंने MBBS कर लिया लेकिन उनकी अपनी ख्वाहिश आर्टिस्ट बनने की थी। तो ये मेरे ख्याल से एक उम्र का कुछ भी नहीं है। आपको जब पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हैं आपको ज़रूर करना चाहिए। एज इज़ नॉट द लिमिट। ठीक है। और फेवरेट आर्टिस्ट कौन से हैं आपके पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में भी, कहीं जिनसे इंस्पिरेशन आपने ली हो? फेवरेट आर्टिस्ट वेस्टर्न में पोला रेगो है और जो है सुलमान तूर है पाकिस्तानी जो कि बाहर वेस्टर्न अब काम कर रहे हैं। और हमने देखा कि बहुत से ऐसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जिनको बाहर के ममालिक में बुलाया जाता है, पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं। बिल्कुल, तो कोई ऐसा मौका हो, कोई ऐसा चांस मिला हो या जाने का प्लान हो? मैंने इंटरनेशनली वैसे एग्जीबिशन की है, काविश के नाम से न्यूयॉर्क बेस्ड गैलरी है, तो वहाँ पे मैंने काम भेजा है। तो इस तरह से आगे भी मेरा फ्यूचर में भी यही प्लान है कि इंटरनेशनली और नेशनली मैं काम करूं, एग्जीबिशंस करूं। ठीक है। मज़ीद आप किस तरह से देख रही हैं स्कोप पाकिस्तान में आर्ट के? अगर हम स्कोप को लेकर बात करें, कितना काम इस पर मज़ीद होना चाहिए? क्योंकि बहुत कम इदारे हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने NCA का भी जिक्र किया। जी, मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूट है ना उसमें इस तरह से कि बच्चों से तो वो फीस लेते हैं लेकिन मुझे लगता है उनके टीचर्स को भी उसी तरह से पे करना चाहिए, क्योंकि कुछ इस तरह से पता लगता है कि टीचर्स को वैसे पे नहीं किया जा रहा लेकिन स्टूडेंट्स से तो फीस ले रहे हैं। और कई टीचर्स इस तरह के भी हैं जो है क्लास है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये स्कूल में भी, यूनिवर्सिटीज, कहीं कॉलेज में भी, किसी भी जगह के मतलब सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कि मतलब वक्त पे पहुंचना अवेलेबल होना चाहिए आपको, क्योंकि बच्चे आपसे तालीम हासिल करने आ रहे हैं, आप पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो आपको अपना फ़र्ज ज़रूर निभाना है। ठीक है। अच्छा, बहुत से हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, बहुत से ऑक्शंस हो रही होती हैं, पेंटिंग्स नीलाम हो रही हैं, बड़े बड़े पैसे मिल रहे होते हैं। मैक्सिमम आपकी पेंटिंग आज तक कितने की बिकी है? क्योंकि कहा जाता है कि आर्टिस्ट बहुत महंगे भी हैं जिनकी करोड़ों में, लाखों में पेंटिंग्स बिकती हैं। लैक्स में ही कह सकती हूँ कि सेल हुई है, इस तरह से नंबर नहीं स्पेसिफिकली कहना चाहती। सोर्स ऑफ अर्निंग एज वेल। आप अपने पैशन के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने जो प्रोफेशन है उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, जब हम काम बनाते हैं ना तो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में भी ऐसे ही गाइड किया जाता है कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अभी आप खुद को पहचाने। तो मेरे ख्याल से ना जब वो पैसे की चीज आ जाती है ना तो पेंटिंग्स में ना अगर कोई क्लाइंट भी आपको कह रहे हैं ना कि जबरदस्ती ये चीज डालें तो वो जबरदस्ती नहीं होता और वो चीज का वो एसेंस रहेगा ही नहीं। ठीक है। तो आप आर्टिस्ट के ब्रेन के साथ नहीं खेल सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जबरदस्ती नहीं काम करा सकते। जबरदस्ती नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि वो अपनी एक इमेजिनेशन को बेस बनाकर काम कर रहा है और हम हैं तो हम एज अ क्लाइंट चीजों को देख रहे होते हैं, तो फिर वो जबरदस्ती नहीं हो सकता। वो आर्टिस्ट के अंदर से नहीं होगा तो वो अच्छा बनेगा ही नहीं है। कि मतलब एक वो आप उसे कहने कि नीला रंग लगा दो, पर नीला रंग अच्छा ही नहीं लग रहा, तो वो कैसे लगा देगा? ठीक है। बहुत शुक्रिया नूरुल हुदा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।